तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त। दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, तू खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हाँ जी दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका अपनी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों लाइव क्लास शुरू हो गई है, एक बार इसको शेयर कर दो और फिर आज के सेशन का एंजॉय करो। आओ दोस्त, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सा गलत है। गलत कथन पूछा है दोस्तों आपसे कि निम्न में से कौन सा गलत है। एक तरफ दे रखा है इस्पात संयंत्र, याद रखना आपका। एक तरफ दे रहा है राज्य की कौन से राज्य में है, और एक तरफ दे रहा है किस देश के सहयोग से, किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और लगभग बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूज जो बच्चों के बीच में होता है वो ये होता है कि रूस के सहयोग से लगा, ब्रिटेन के सहयोग से लगा या जर्मनी के सहयोग से लगा, ये आता है डायरेक्ट। तो इन चार में से गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों पहला है कि भिलाई संयंत्र है वो क्या आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, और भिलाई संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में क्या रूस के सहयोग से लगी थी। ब में है राउरकेला, क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के अंदर है, क्या इसका जो स्थापना हुई थी इसकी वो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। फिर है दोस्तों दुर्गापुर, दुर्गापुर क्या पश्चिमी बंगाल में है, या दुर्गापुर की जो स्थापना है पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से हुई। फिर बोकारो है वो मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना है वो रूस के सहयोग से हुई। तो जल्दी से आप क्या करो, कमेंट करके इसका सही आंसर बताओ। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर दे बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब ये क्या है सुमेलित है। लेकिन बता देता हूं मैं आपको, बोकारो है वो आपका कहां पर है, गुर्जी झारखंड में। वेरी गुड, बोकारो आपका कहां पर स्थित है, झारखंड के अंदर स्थित है। बाकी सब आपके सही है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन आ गया कि भिलाई संयंत्र कहां पर है, छत्तीसगढ़। राउरकेला कहां पर है, ओडिशा के अंदर। दुर्गापुर कहां पर है, पश्चिमी बंगाल में। बोकारो कहां पर है, झारखंड में। क्वेश्चन आ गया इनसे संबंधित कि कौन सा देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो भिलाई किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से, तो ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था दोस्तों। दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो किसके सहयोग से किया गया था, तो किसके सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। एक बार वीडियो ने शेयर कर दो, ढिल्ला मत पड़ो, ढिल्ला मत पड़ो, शेयर कर दो। चला अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर। यह रहा क्वेश्चन आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। कि चलो दिल्ली का नारा किस द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, निजामुद्दीन औलिया और मंगल पांडे। बहुत ही प्यार से ढंग से ऑप्शन पढ़ो और अपने दिमाग और अपने विवेक को उपयोग करते हुए इसका सही आंसर बताओ। क्या होगा इसका सही आंसर, तो जिसने भी दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे, तो नेताजी ने। दो नारे और है नेताजी के जो अक्सर एग्जाम के अंदर आपके आते रहते हैं। पहला नारा आपका है कि जय हिंद का नारा, तो जय हिंद आ जाएगी। जय हिंद किसने दिया, तो आपको नेताजी करना है। दूसरा आपके एग्जाम में आ जाएगा कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें
आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो गुरुजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। फिर गांधी जी की बात करें तो दोस्तों गांधी जी के जो नारे थे, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली किसने दिया था? तो चलो दिल्ली का जो नारा था वो गांधी जी ने। दूसरी बात करो तो करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो। तो करो और मरो का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी के द्वारा। फिर बात करें कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भारत छोड़ो का नारा भी किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया। साथ साथ में लिखते रहना दोस्तों। फिर बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो निजामुद्दीन औलिया ने नारा कौन सा दिया था? इसने नारा दिया था हजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। रह जाएगा यार कि हजूर दिल्ली अभी दूर है, इसने अपनी भाषा में लिखा था हनूज दिल्ली दूरस्त। लेकिन हम इसको हिंदी में देखते हैं तो इसका होगा कि हजूर दिल्ली अभी दूर है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया ने। और ये नारा बाकी गूंगी मुझे देखो बाकी गूंगी मजा ले रही है वो भी यहाँ चिपकियां सरड़ सरड़। हजूर दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। किसको कहा था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। क्या कहा था? हनूज दिल्ली दूरस्त। हुआ क्या था कि जब गयासुद्दीन तुगलक अभियान पर गया हुआ था, पीछे से इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया ये दोनों क्या करते हैं? इसकी हत्या का षड्यंत्र करते हैं और इसकी गयासुद्दीन तुगलक की विजय के उपलक्ष्य में अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाते हैं, कच्चा महल। जैसे ही गयासुद्दीन आया, इसको लकड़ी के महल के अंदर भेजा गया कि आपके लिए हमने लकड़ी का महल बनवाया है। जैसे ही ये अंदर गया, पीछे से हाथियों को खोल दिया जाएगा। हाथियों के स्पर्श से लकड़ी का महल क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। और लकड़ी के महल के नीचे दब जाने से किसकी मृत्यु होगी? गयासुद्दीन तुगलक की। जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र रचा गया है, तो इसने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया तेरी खैर नहीं है, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरा टांगड़ा तोड़ूंगा, सही हो गलत, तेरा झटका मारूंगा, सुन तेरा चोट, तेरा चक्कू सारूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया कहता है कि हजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली नहीं जा पाएगा, दिल्ली तेरा जनाजा ही जाएगा। फिर मंगल पांडे दोस्तों 1857 की क्रांति का पहला शहीद। 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? तो क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? तो पहला शहीद आपका कौन था? मंगल पांडे। बिल्कुल सही। तो अब यह बताओ मंगल पांडे किस सैन्य टुकड़ी का सैनिक था? क्वेश्चन आता कि मंगल पांडे का संबंध किस सैन्य टुकड़ी से था? जल्दी से कमेंट करो। तो इसका संबंध था दोस्तों 34वीं एनआई का था नेटिव इन्फेंट्री। और ये आपकी कहां पर थी? बैरकपुर। कहां पर थी दोस्तों? बैरकपुर। और बैरकपुर कहां पर स्थित है? तो बैरकपुर आपका स्थित है पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहां पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। रह जाएगा कि मंगल पांडे कहां का सैनिक था, किस सैन्य टुकड़ी का सैनिक था? तो 34वीं एनआई का सैनिक था, बैरकपुर या पश्चिमी बंगाल छावनी का। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया हजूर दिल्ली अभी दूर है। सुभाष चंद्र बोस जिसने दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। उसके बाद गांधी जी द्वारा चलो दिल्ली, करो या मरो या भारत छोड़ो का क्या दिया गया? नारा दिया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
स्क्रीनशॉट लिया। चले हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन यहां से आता रहता है दोस्तों कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया। तो पहली बात तो याद होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत है क्या। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या, तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 23 मार्च 1957 और 24 जनवरी 1950। जल्दी से कमेंट करो और बताओ, सही सही आंसर देना है, जल्दबाजी मत करो, हर एक दूसरा का पीछे भेड़ चाल मत चालो। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आराम से देखो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो, उसके बाद आंसर दो, गप्पा मत मारो। यदि आप यहां पर ये मार रहे हो गप्पा, तो ये आदत आपके एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत कर देगी, क्योंकि थारी आदतों के मजबूर होगा। थारा टीचली करे बिना रे कौन जाएगी और टीचली कर लेगा जना थे क्या होगा, उल्टा नहीं आवेगा। तो बताओ जल्दी से, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन क्या हुई थी आपकी? संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक में अपनाया गया। रह जाएगा यार, अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। उसमें क्या किया जाएगा? राष्ट्रगीत के साथ साथ अपना राष्ट्रगान, अपना राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन गण मन। इसको भी कब अपनाया गया? पूछ ले दोस्तों, कब अपनाया गया? तो याद रखना कब अपनाया गया प्यारे साथियों, 24 जनवरी 1950। बात करें 26 जनवरी 1950, तो अपना राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अपना कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक के अशोक के अशोक के सारनाथ, ओके जाओ जल्दी, अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति, तो 26 जनवरी को अपनाया गया। फिर उसके बाद याद रखना 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 की हम बात करें तो इस दिन हमारा राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज अपना कौन सा है? 3 रंग की पट्टियों वाला तिरंगा। इसको कब किया गया? तो प्यारे दोस्तों कब किया गया याद रखना, 22 जुलाई 1947। 23 मार्च 1957 को याद रखना, शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया। अपनाया तो कब गया था इसको? 23 मार्च 1957। लेकिन अपनी जो राष्ट्रीय संवत है दोस्तों, इस राष्ट्रीय संवत को लागू कब किया गया? क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय संवत को लागू कब किया गया? तो लागू मेरे प्यारे साथियों किया गया था आपका 1 अप्रैल 1957। इसमें पहला महीना होता है इसमें चैत्र, अंतिम महीना इसके अंदर होता है महीना अंतिम, इसके अंदर होता है फाल्गुन। अभी चल रहा है ना फाल्गुन, इसके अंदर क्या होता है? अंतिम महीना होता है दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर आधारित है और इसे 78 ईस्वी में किसने चलाई थी? कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी। रह जाएगा यार कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति, उसे अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज जो 3 रंग की पट्टियों वाला तिरंगा, उसे अपनाया गया। 23 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चला ये देखो, अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? कि अस्पृश्यता जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? एग्जाम में काफी बार आता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया। तो दोस्तों 21 में, 17 में, 18 में और 24 में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं और आपको भी लगभग सभी का सही आ रहा है, बी। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 17 जो आपका अनुच्छेद है उसमें जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर अस्पृश्यता का क्या किया गया? अंत। ये आपका है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? तो किसमें है याद रखना, 21 में। 18 के अंदर दोस्तों उपाधियों का अंत है। किसका अंत है? उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। लेकिन 2 स्थितियों में हम उपाधि देते हैं, एक तो सेना में और एक शिक्षा में। एक तो शिक्षा में, एक सेना में। सेना में जैसे दे दिया कर्नल, मेजर, शिक्षा में पीएचडी। तो ये हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा और सेना को छोड़कर उपाधियों का बिल्कुल क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया। 18। 24 की बात करें तो दोस्तों 24 के अंदर बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको यदि कारखानों में काम करवाओगे या कोई छत्ती वाली या कोई खतरनाक जगह है वहां पर आप काम करवाओगे तो उस फैक्ट्री मालिक के ऊपर जुर्माना लगेगा और फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। तो ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 17 के अंदर कौन सा आपका? अस्पृश्यता का अंत। 18 आपका उपाधियों का अंत करता है और 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। एक बार क्लास में शेयर कर दो, नौकरी लाग जाए, नहीं तो नौकरी नहीं लगे तो भाग बुरो हो जाओगे। आजकल यदि सरकारी नौकरी लगे तो टॉपर नहीं है और भी यदि कोई छोरी आप देखना हुई तो घर आता नहीं, इस आबू देखना जाने कोई विकलांग आदमी का नहीं देखता हूं। तो देख ली, नौकरी लाग जाओ, पढ़ लो। ये अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी और गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी है इनमें से कौन सी नहीं है? बताओ कौन सी? आपके सामने यमुना, कोसी, इंद्रावती और सरयू। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आपकी बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती। यदि रेगुलर क्लास ले रहे हो तो 2 दिन पहले की क्लास में मैंने गोदावरी नदी पढ़ाई है और उस गोदावरी नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? तो कौन सी आपकी? इंद्रावती। यमुना, कोसी और सरयू किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। यमुना तो याद रखना भारत की या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी यमुना नदी है, ये याद रखना। अपनी राजधानी दोस्तों दिल्ली, यमुना दिल्ली, आगरा, इटावा और मथुरा शहर। मथुरा शहर किस नदी पर है? यमुना नदी। कोसी नदी है दोस्तों, याद रखना बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को?
कोसी नदी को, गंगा में सबसे ज्यादा जल लेकर कौन आती है? कोसी नदी। सरयू नदी याद रखना दोस्तों, अयोध्या शहर, कौन सा? अयोध्या शहर आपका किस नदी पर है? तो अयोध्या शहर आपका किस नदी पर है? सरयू नदी पर। फिर गंगा की सहायक नदियों में हम और बात करें तो गंगा की सहायक नदियां थोड़ी सी याद रख लेना आप। गंगा की सहायक नदी आपकी अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, भिलांगना, फिर आपकी कोसी आपकी आएगी, कोसी के बाद आपकी गंडक, घाघरा, सरयू, गोमती, महानंदा, और सोन नदी। गंगा की सहायक नदियां हैं, ये याद रख लेना कौन कौन सी? अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, भिलांगना, कोसी, गंडक, घाघरा, सरयू, गोमती, महानंदा और सोन नदी। ये आपकी गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं। और याद रखना इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है, किसकी है? गोदावरी की। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, चीन की मुद्रा क्या है? येन, युआन, दिनार और रियाल। जल्दी से कमेंट करो कि चीन की जो मुद्रा है वो चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा जल्दी से कमेंट करो कि चीन की मुद्रा क्या होगी? येन होगी, युआन होगी, दिनार होगी या रियाल होगी? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखा और आंसर आना चाहिए। युआन या युआन नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा रेन मिनवी, ये मिलेगा आपको। येन आपकी कहां की है? जापान, जापान की मुद्रा आपकी येन, दिनार इराक, और ईरान की मुद्रा आपकी कौन सी है? कौन सी है? रियाल। यदि आपको चीन के अंदर युआन ना मिले, और एक दो बार एग्जाम में हुआ युआन नहीं दिया, युआन की जगह क्या दे दिया? रेन मिनवी। तो जिस प्रकार हमारा रुपया है, रुपये से छोटा हमारा पीसो है, थारा तो याद तो नहीं होगी, पहले आप 25 पैसा, लेकिन चौनी बोलता, अठनी 50 पैसा, तो पैसा यदि भारत की आ जाए करेंसी क्या है और उसके अंदर रुपया नहीं है, पैसा है, तो रुपये का छोटा रूप क्या आपका? पैसा। उसी प्रकार युआन का छोटा रूप क्या है? रेन मिनबी है। तो कभी इस प्रकार का आ जाए क्वेश्चन तो याद रखना साथ में रेन मिनबी। बाकी जापान की येन, इराक की दिनार, इराकी दिनार, रियाल, ईरान की बहुत इजी क्वेश्चन है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके कि गोपी चंद का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। गोपी चंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल। क्वेश्चन देखना दोस्तों, गोपी चंद का संबंध किससे है? क्या बैडमिंटन से है, क्या क्रिकेट से है, क्या फुटबॉल से है, क्या गोल्फ से है? टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट का आंसर आने चाहिए। और क्लास को एक बार लाइक शेयर कर दो, और एक आओ तो साथ साथ में मैंने लाइक तो कर दिया करो। अरे लाइक तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, फिर ना करेगा कौन करेगा? कर देगा मुझे, कर देगा थे बड़ा बनाओ लागे और क्यों कौन करो थे? करो एक बार शेयर करो, बालाजी को नाम लेके एक बार शेयर, ट्रैफिक जाम कर दो एक बार। चलो आओ देखो, बैडमिंटन इसका बिल्कुल सही हो जाए। पढ़ाई पर ध्यान दो तुम, आओ इधर पढ़ाई पर। गोपीचंद का संबंध किससे है? तो किससे है? बैडमिंटन। ये कोच था बैडमिंटन का, साइना नेहवाल का भी रह गया। तो गोपीचंद का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। गोल्फ से याद रखना विजय सिंह, जी मिल्खा, टाइगर वुड्स,
क्रिकेट में तो आपके बहुत हो जाएंगे, क्रिकेट तो। फुटबॉल में याद रखना, एक तो अपना सुनील छेत्री, एक बाईचिंग भूटिया, बाकी मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे हो गया आपका, नेमार हो गया, पेले हो गया, रोनाल्डो हो गया, रोनाल्डिनो हो गया आपका, माराडोना हो गया। ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट से हो गया। बैडमिंटन का आपका गोपीचंद, गोपीचंद को छोड़कर पीवी सिंधु आ जाए, पीवी सिंधु, कश्यप, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल। इन सबका संबंध किससे? तो इनका संबंध किससे है? तो याद रखना किससे है? बैडमिंटन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कर्नाटक की प्रमुख भाषा क्या है? बताओ भाई, कर्नाटक की प्रमुख भाषा क्या है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, भोटी। कौन से की पूछी है? कर्नाटक की प्रमुख भाषा कौन सी है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल और भोटी। तो जो सही आंसर होगा वो देखो, ये इस प्रकार का कर्नाटक के पूछेगा तो कन्नड़ आप कराओगे। आप गप्पा भी मारेगा न थे तो थारोई कमान तो तुक्को भी पी लगो कि कर्नाटक तो थे कह देखा सौ पिला छोड़ तो मेरा छोटा था कि तो इंग्लिश का मैं पैराग्राफ आता और भी पैराग्राफ का ट्यूशन करना होता तो आपा के देखता जगह पर्सन का मायने जगह नाम मिला था कि ये 5-4 नाम कठे सीख लानी और मैं नाम होता है बैठा चालू करता लिखना और जठे तक वो लाइन निमटती नहीं है बैठे तक वो पर्सन को आंसर लिख देता। तो इतना तुक्को मारेगा वो थारो के और वो बिल्कुल सही होगा। तो इसके अंदर कन्नड़ हो जाएगा। तेलुगु याद रखना आंध्र प्रदेश। तेलुगु आपकी कहां की? आंध्र प्रदेश की दोस्तों। तमिलनाडु की आपकी कौन सी होगी? तो तमिलनाडु की आपकी तमिल होगी। भोटी आपकी कहां की? ये थोड़ा सा याद रख लेना लद्दाख। भोटी नाम ना आए तो लद्दाखी आएगा। लद्दाखी आप इजीली कर दोगे यारो, लद्दाखी आप कर दोगे आराम से। भोटी आ जाएगा तो याद रखना कहां की है? कहां की है आपकी? लद्दाख की है। तमिलनाडु की तमिल, कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु कहां की है? आंध्र प्रदेश की। चले फिर आगे। ये आ गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में क्या है कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील क्या है? आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील क्या है? जल्दी से बताओ। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? चिल्का, वुल्लर, गोविंद सागर और कोलेरू। चिल्का, वुल्लर, गोविंद सागर और कोलेरू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, पढ़ने लगे। बिल्कुल सही आंसर कोलेरू। कोलेरू झील आपकी कहां पर है? तो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर? गुरुजी कृष्णा नदी पर। वेरी गुड। कृष्णा नदी के ऊपर आपकी कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है प्यारे साथियों। चिल्का झील कल परसों बताया था आपकी कहां पर है? गुरुजी उड़ीसा। बिल्कुल सही। वुल्लर झील आपकी कहां पर है? गुरुजी जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड। गोविंद सागर गुरुजी आप हिमाचल और पंजाब में है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन आ गए चिल्का। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताओ। क्वेश्चन दे दिया आपको, भारत की सबसे बड़ी झील बताओ भाई को कौन सा है? ऑप्शन यही है आपके सामने। डायरेक्ट मैंने दे दिया भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, वुल्लर, गोविंद सागर और कोलेरू। बताओ कौन सा होगा इसका आंसर? बिल्कुल जिसने भी वुल्लर दिया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि सबसे बड़ी दे देना, मीठा देना, खारा दे तो किसको करोगे? वुल्लर को करेंगे। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुल्लर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील गोविंद सागर। चिल्का ओडिशा में। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय या लेगून झील। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। आओ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन के अंदर की जाती है? आपके सामने है 1917, 1924, 1929 और 1925 और 1929। जल्दी से बताओ किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? 17 में, 24 में, 25 में और 29 में। और जिस भी प्यारे साथी ने दया बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 के अंदर कहां पर हुआ था गुरुजी? लाहौर के अंदर। वेरी गुड, लाहौर में हुआ। लाहौर किस नदी पर है गुरुजी? रावी नदी। बिल्कुल रावी नदी पर हुआ। अध्यक्षता किसने की? गुरुजी नेहरू जी। क्या बात है, पढ़ने लगी, मतलब प्रेशर तो आ रहा है, धीरे धीरे एग्जाम आ रही है लेना था पर भी। तो 1929 राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बुलाया गया और उस लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और वहीं पर घोषणा की जाती है कि पार्टी वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाएंगे। और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता? तो याद रखना, भारत अपना फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को अपना पहला भारत क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। 1917 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका कलकत्ता में। कहां पर हुआ था आपका? कलकत्ता के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपकी की थी एली विसेंट ने। किसने की थी? एली विसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसने की? एली विसेंट के द्वारा की गई। 1924 का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था बेलगांव में। कहां पर? बेलगांव के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही। बेलगांव कहां पर पड़ता है गुरुजी? कर्नाटक में। बिल्कुल सही, कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता किसने की? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? गांधी जी। 1925 का अधिवेशन है, ये कहां पर होता है? कानपुर के अंदर होता है। कहां पर? कानपुर में। और सरोजनी नायडू इसकी क्या करती है? अध्यक्षता। सरोजनी नायडू के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। तो इनको नोट कर लो, कभी मिलान आ जाए या पूछ ले कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ले लिया स्क्रीनशॉट? चले आओ। शायरी सुनाऊं? ना ना गुरुजी शायरी सुना देता हूं। चलो। ना हमें पीने का शौक था ना ही पिलाने का, ना हमें पीने का शौक था ना ही हमें पिलाने का शौक था, हमें तो नजर से नजर मिलाने का शौक था। कमबख्त हमारी नजरें भी उन्हीं से मिली जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। क्यों गुरुजी? आयो मजा। अरे शायरी सुन लिया करो, क्यों सुन लिया? गाना सुन लिया करो, शायरी सुन लिया करो, क्यों भी सुन लिया करो, पर पढ़ा करो, मेहनत करो, पढ़ो। क्या हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से, चावल से, चाय से और दूध से। दूध से, चाय से, गेहूं से, चावल से, चाय से और दूध से। किससे है हरित क्रांति का संबंध? हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे होगा? गेहूं से होगा। हरित क्रांति की कुछ बातें आप देख लेना। हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित है? खाद्य फसल। खाद्य फसल, खाद्य फसल में भी किससे आएगी दोस्तों? गेहूं। या फसल की उत्पादकता बढ़ाना। फसल की क्या बढ़ाना? उत्पादकता बढ़ाना। फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उसके बाद बात करें हरित क्रांति है इसकी शुरुआत। तो हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1966-67 के अंदर कहां पर होती है? मनीला। मनीला आपका कहां पर पड़ता है दोस्तों? फिलीपींस के अंदर पड़ता है। फिलीपींस के अंदर आपका मनीला पड़ता है। और हरित क्रांति का जनक आ जाए तो जनक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि जनक कौन है? तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को नोट लगा के याद रखना। यदि पूछे हरित क्रांति का जनक और जनक के अंदर आ जाए कि भारत में, जनक किसमें?
भारत में जनक पूछे तो भारत में जनक आते ही आप किसको करोगे? एम एस स्वामीनाथन को। किसको करोगे? एम एस स्वामीनाथन को करोगे दोस्तों। अन्यथा आपको किसमें जाना होगा? नॉर्मन बोरलॉग के अंदर जाना होगा। किसमें जाना होगा? नॉर्मन बोरलॉग के अंदर जाना होगा। रहेगा याद हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं। चावल याद रखना, चावल वो फसल है जो विश्व में सबसे ज्यादा उगाई और खाई जाती है। सबसे ज्यादा विश्व के अंदर बात करें हम तो उगाई और खाए जाने वाली, उगाई प्लस खाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। चावल का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा? चीन। फिर याद रखना भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? तो बुद्धि पश्चिमी बंगाल। वेरी गुड, पढ़ने लगे। चाय। चाय का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना, चीन करता है। चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश अपना भारत है। और चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है आपका श्रीलंका। सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो वो आपका ब्रिटेन। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल की चाय विश्व प्रसिद्ध है और असम में भारत के अंदर सबसे ज्यादा चाय होती है। चाय की जो खेती है वो पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा के अंदर की जाती है, याद रखना। दुग्ध। विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन अपना भारत करता है। कौन करता है? भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है। और दूध जो राष्ट्रीय दूध डेयरी संस्था है, राष्ट्रीय दूध डेयरी, वो आपकी है करनाल। और करनाल आपका कहां पर पड़ता है? करनाल आपका पड़ता है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा के अंदर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। चले आगे, शेयर कर दो भाई क्लास में। सबसे लंबी गर्दन वाला, लंबी गर्दन की सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन है? व्हेल मछली, जिराफ, ऑस्ट्रिच, चिंपांजी। दोस्तों जब जंगल की बात आती है ना, तो जब चर्चा होती है जानवरों की, तो सबसे बुद्धिमान कौन? लोमड़ी। सबसे तेज कौन? चीता। सबसे ताकतवर कौन? हाथी। जंगल का राजा कौन? जंगल का बापू कौन? शेर। तो दोस्तों शेर जो जंगल का राजा होता है उसका कहीं नाम भी जिक्र भी नहीं आता है। याद रखना दोस्तों, शेर है ना, शेर का गोल है ना वो फिक्स रहता है। शेर क्या करता है? जिस शिकार को 40 सेकंड में करता है उससे पहले उस 40 सेकंड के लिए वो 1 घंटे से उसके ऊपर क्या करता है? काम करता है। 1 घंटे से योजना बनाता है और उसके बाद अपनी पूरी ताकत उस 40 सेकंड के अंदर झोंक देता है। जैसे आपने देखा होगा रोड क्रॉस कर रही है बकरियां, हॉर्न बजा दोगे आप 5 तो 2 चले तो 8 भागे गाड़ रहे मरी रहे मैं गाल दी और कर दी 4-5 इकट्ठे जाएंगे 3 चेहरे इकट्ठे 2 चेहरे इकट्ठे जाएंगे। और वही रोड क्रॉस कर रहा है शेर, बजाओ हॉर्न ना रे बाप जा रहे हो बावड़ हो जाएगी। क्यों नहीं बजाओगे? क्योंकि शेर का गोल फिक्स है। उसी प्रकार आप भी अपना एक गोल फिक्स कर लो और उस गोल के ऊपर क्या करो? काम करो दोस्तों। ओके चलते हैं आगे। सबसे लंबी गर्दन किसकी? व्हेल मछली, जिराफ की हो जाएगी, ऑस्ट्रिच और चिंपांजी। व्हेल मछली बात करें सबसे विशालकाय, सबसे विशालकाय कौन सा है? तो सबसे विशालकाय आपका कौन है? तो सबसे विशालकाय कौन है? आपका व्हेल मछली। जिराफ सबसे, ऑस्ट्रिच आपका याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल के अंदर, कालाहारी मरुस्थल आपका कहां पर है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण में। कहां पर है? अफ्रीका के दक्षिण के अंदर कालाहारी मरुस्थल है। वहां पर आपका कौन सा पाया जाएगा? ऑस्ट्रिच पक्षी। और याद रखना ये सबसे बड़ा पक्षी है, पक्षी। चिंपांजी सबसे बुद्धिमान, बांदरियों, चिंपांजी सबसे बुद्धिमान है। तो सबसे बुद्धिमान कौन? तो याद रखना कौन है? चिंपांजी है। कौन है? चिंपांजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिख धर्म की प्रथम पुस्तक या प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की प्रमुख पुस्तक कुरान, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और अवेस्ता।
बताओ जल्दी से। कुरान की बात करें तो कुरान मुसलमानों की पवित्र भगवत गीता, हिंदू धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म और ईरान का प्रमुख साहित्य कौन सा है? अवेस्ता। तो आपका कौन सा हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। किस लिपि कौन सी है इसकी लिपि? लिपि आ जाएगा तो लिपि इसकी याद रखना गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि कौन सी है? तो किस कौन सी लिपि के अंदर है? गुरुमुखी लिपि के अंदर। किसके अंदर है? गुरुमुखी लिपि के अंदर। चलो आगे बात करते हैं ये क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। आपके सामने चार ऑप्शन है, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क और आपका पेरिस। तो बताओ जल्दी से कमेंट करो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो WHO का हेडक्वार्टर आपका कहां पर होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होगा। कहां पर होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। बात करें आपके वॉशिंगटन डीसी तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी। फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। जेनेवा के अंदर आपका याद रखना WHO का तो है ही, साथ में WTO ये आपका कौन सा है? व्यापार वाला। ये आपका कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन। और आपका ILO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा। न्यूयॉर्क के अंदर आपका यूनिसेफ और यूएनओ का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो यूएनओ और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। पेरिस के अंदर आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो यूनेस्को का आपका कहां पर है? याद रखना पेरिस फ्रांस के अंदर। रह जाएगा याद कि वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रह जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पर? वॉशिंगटन डीसी। जेनेवा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। WHO का कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। न्यूयॉर्क यूनिसेफ का हेडक्वार्टर UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। पेरिस के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। एक बार इसको नोट करो, क्वेश्चन बहुत बार आता है। जल्दी कमेंट करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पानी पूरी पी लो, रेस्ट करो थोड़ा सा और तालावाल में आगे क्वेश्चन किया। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कहां से किया गया? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कहां से किया गया? दोस्तों आजकल तो रेडियो लुप्त हो गया, रेडियो पहले चलता था। पहले आप लोग दादो रेडियो रात तो देश विदेश का ज्ञान खबर या समाचार सुनना होता था किस माध्यम से सुनता? रेडियो के माध्यम से सुनता। और रेडियो यदि मैच होता कोई और मैच में कमेंट्री चला रही है रेडियो तो पूरा वो क्या होता आ जाता। और लास्ट में क्या होता? शहर निमड़गा या जगह को रेडियो होता देखा कोई ना कोई हमेशा काम निकलते है, नहीं निकलता तो वो जान कर भी खाते यार मैं तो खेत में जाना है ना जी बहुत बोलते यार कमेंट्री तो सुनिए अपन वो आपको सागे लेके तो एक दो जना तो एक रहता मुझे सागे चला जाता कि चल यार सुना। तो रेडियो का जो प्रसारण है वो सबसे पहले कहां से हुआ था? तो रेडियो का प्रसारण दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और जयपुर। तो याद रखना सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कहां से हुआ था दोस्तों? मुंबई से हुआ था। कहां से हुआ था? मुंबई से सबसे पहले रेडियो का क्या हुआ था? आपका प्रसारण हुआ था। रह जाएगा याद कब? 1923 के लगभग। रेडियो का पहला प्रसारण कहां से? तो याद रखना मुंबई से। दिल्ली के अंदर याद रखना आपका पहले एशियाई खेल दिल्ली के अंदर। कोलकाता तो याद रखना आगरा से कलकत्ता पहली तार लाइन चली थी। पहली तार लाइन आगरा से कलकत्ता। जयपुर में पहला महिला रोजगार कार्यालय कहां पर खोला गया? तो कहां पर खोला गया? जयपुर में। महिला
कमीशन आयोग की स्थापना, कमीशन आयोग की स्थापना कब हुई? तो गुरुजी 1992 में, बिल्कुल सही। 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला कमीशन आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। अब दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए लंदन को यो रीजनिंग को पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन पढ़ो और इसको जवाब दो जल्दी। पर्सन पढ़ो पहले, और पर्सन पढ़ के को कह दो जवाब दो पहले। वही की देर कंठ आला कर लो थोड़ा। चला, 3 संख्याओं का औसत 27 है। 3 संख्याओं का औसत 27। दूसरी पहली से 3 गुना और तीसरी पहली से 5 गुना है, संख्या क्या होगी? तो पहले तो देखो 3 संख्या औसत 27 है, तो टोटल आपको योग कितना होना चाहिए? 81 होना चाहिए। पहली बात तो यह देखो योग कितना होना चाहिए? 81 होना चाहिए। फिर बाद में क्या पहली देखिए अब्बा दूसरी 1 से 3 गुना, यानी दूसरी है संख्या वह पहली की कितनी होनी चाहिए? 3 गुना। और तीसरी है 1 से 5 गुना, और जो तीसरी है वो पहली से कितनी होनी चाहिए? 5 गुना होनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर कौन सा आएगा? क्या दे रखा है कि पहली दूसरी 1 से 3 गुना और तीसरी 1 से कितनी होनी चाहिए? 5 गुना होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों क्या 9 27 45, 27 9 45, 8 40 24, और कोई नहीं। क्या पहली संख्या 9 है तो दूसरी इसकी 3 गुना है। देखो क्या पहली संख्या की तीसरी संख्या 5 गुना है? तो देखो 9 इंटू 5 45, बिल्कुल। 9 इंटू 3 27, बिल्कुल सही। पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पर तो वैसे ही कर जाएगा, ये यहाँ पर 3 गुना नहीं हो रहा भाई, 8 का 3 गुना हो ही नहीं रहा है, पहली संख्या का यहाँ पर 3 गुना हो ही नहीं रहा है, एक नहीं हो रहा है बस 3 गुना, वो किसमें? फर्स्ट के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 27 45। ओ आ जाओ 9 1 9 25 49, 1 9 25 49 121, और बीच में यहां पर आपका क्या आएगा? 64 125 81 144। जल्दी से करो, कमेंट करो क्या आएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 17 के अंदर 1 9 25 49 121, इसका सही आंसर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो भाई। देखो इसके अंदर क्या है? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या के अंदर प्लस 2 कर रहा है, तो प्लस 2 करेगा तो कितने? 9 का स्क्वायर 81, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा? 81 हो जाएगा। वेरी गुड यार, रीजनिंग तो था सुनना हुआ यार, बहुत खतरनाक रीजनिंग है। एक लड़की, वाह, लड़की क्या कर रही है? इशारा कर रही है। खत्म है क्या? चालू छोड़ी है, इशारा तो बात चालू हो वही कर। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, परिचय देते हुए कहती है कि यह मेरे चाचा, लड़की है वो कहती है, लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है ये मेरे चाचा, लड़की को चाचा, लड़की को चाचा, ये मेरे चाचा के पिता, चाचा को पिता, मतलब इसको लड़की को क्या हुआ? दादो, पिता की बेटी का बेटा है, पिता की इसकी बेटी, मतलब चाचा की बहन, बहन का बेटा है, इस बहन का बेटा है। तो देखिए चाचा की बहन है, बस बहन ही लड़की की कहला जाएगी बुआ जी, और बुआ जी को बेटो या बुआ जी को छोरो के लागे, तो बुआ जी को छोरो के लागे वो चाचा लागे, वो भाई लागे, वो भतीजा लागे, वो या दामाद, तो के लागे वो भाई लागे, के लागे वो भाई लागे। वो क्वेश्चन बहुत इजी है। लड़की कहती है, लड़की की ओर इशारा करती है ये मेरे चाचा के पिता, मतलब मेरे दादा की बेटी, मतलब मेरी बुआ जी का बेटा है, ये मेरा क्या लगेगा? क्या लगेगा? भाई लगेगा। वेरी गुड। चलो, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? ये साइंस का है, बताओ भाई। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है आपका? जल ऊर्जा, कोयला, गैस या कोई नहीं?
ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या आपका? जल ऊर्जा, कोयला, गैस या कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका नवीनीकरण स्रोत आपका? कौन सा होता है? ए होता है। कौन सा? ए जल। बिल्कुल सही दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, लगे रहो लगे रहो। चले हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लोग कहीं हो गई हो, अब चल लगो। ये देखो क्वेश्चन, इंद्रधनुष का कारक है। इंद्रधनुष का कारक क्या है आपका? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो कि इंद्रधनुष है उसका कारक क्या है। अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन। क्या अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन? तो याद रखना क्या हो जाएगा आपका सही आंसर से अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग और साइंस के, इससे आप अपनी तैयारी का स्तर भी जांच सकते हो और इनको लिख भी लिया करो। ये एग्जाम में आए हुए सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में आपने करवाए हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।